हेनरी का नियम आज हम पढ़ने वाले हैं। विलियन का यह अगला वीडियो है विलियन वाले चैप्टर का, जिसमें गैस की विलेयता के संदर्भ में हम सीखेंगे और इसके लिए हेनरी ने एक नियम बताया था, वो क्या है। तो हेनरी का नियम पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो गैस की सॉल्युबिलिटी में इम्पैक्ट डालती हैं। तो दो ऐसे फैक्टर हैं जो सबसे ज्यादा गैस की विलेयता को प्रभावित करता है, ठीक है। एक होता है ताप, जिसे टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है दाब, ठीक है, जिसे हम प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ये दो फैक्टर्स हैं जो इसे सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। ताप के बढ़ने से, है ना, जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है, गैस की विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे हम रिएक्शन करते हैं, ये जैसे एक रिएक्शन है ए और ये बी, ठीक है, या इसको हम ये ले लेते हैं, चलिए, ये है आपका गैस, ये हो गया आपका विलायक, ठीक है, रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, गैस और विलायक दोनों के मिला, यहाँ पर विलियन तो बनेगा, विलियन बन रहा है, लेकिन इसके लिए इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, उष्मा भी क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है, उष्मा भी क्या होती है, बाहर निकलती है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ताप का इम्पैक्ट पड़ा, यहाँ पर अभिक्रिया जो है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया है ये, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अब उष्मा क्षेपी में क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, यानी कि ऊर्जा जो क्या होती थी, बाहर निकल जाती, जिस वजह से क्या होता है, ताप बढ़ने से गैस की विलेयता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। ली-साथ-लई का नियम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ली-साथ-लई में भी क्या होता है, सेम इसी तरीके से होता है। यहाँ पर जो साम्यावस्था का जो पॉइंट आता है, जैसे हम उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है तो साम्यावस्था होती है, तो यहाँ पर जो उसका जो मान होता है वो क्या होता है, पश्च दिशा में, जैसे साम्यावस्था आता है तो पश्च दिशा में, ये अग्र वाला भाग और ये पश्च वाला भाग, तो पश्च दिशा में क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, ठीक है। इस वजह से गैस की विलेयता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। कुछ अपवाद है जिसमें ये काम नहीं करता है, जैसे हाइड्रोजन है, अल्कोहल है, एसीटोन है, इनमें ताप बढ़ाने से क्या हो जाती है, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ जाती है, ये अपवाद है, ठीक है। बाकी नॉर्मली क्या होता है कि ताप जो है ना, गैस की विलेयता को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है, गैस की विलेयता क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है। दूसरा प्रभाव जो है दाब डालता है, दाब सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है यहाँ पर गैस की सॉल्युबिलिटी को। तो किसी भी विलयन में, है ना, यानी कि कोई विलयन है उसमें गैस यदि क्या है, विलेय पदार्थ है, अगर उसको हम वहां पर घोलने की कोशिश करते हैं तो दाब जो है सबसे ज्यादा उसे इम्पैक्ट करता है। जितना ज्यादा दाब होगा उसकी विलेयता का मान उतना ही ज्यादा अधिक होगा, ठीक है। दाब जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वहां पर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसको हम इससे समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक जार है, एक दूसरा जार है, ठीक है। यहाँ पर ये हमने ये क्या है, विलियन है, ये भी विलियन है, ठीक है, दोनों क्या है, विलियन है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, गैस के अणु ले लेते हैं, ये नीचे कुछ मात्रा में यहाँ पर घुले हुए हैं, कुछ ऊपर है, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर भी करते हैं। गैस तो इसमें अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वेट डालते हैं, ठीक है, जिससे वहां पर क्या हो सके, दबाव डाला जा सके। चलिए यहाँ पर हम लेते हैं W1, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ, ये यहाँ पर W1 और ये हो जाएगा W2, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पर देखिए दाब के इम्पैक्ट के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर ये जो हमारा है ग्रीन कलर में जो है, ये क्या है, गैस है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, ये गैस ही है, ठीक। अब समझिए, यहाँ पर ये प्रेशर डाल रहे हैं, एक तरह का पिस्टन है, या हम इसे
दबाव दे रहे हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे जैसे हम दबाव देते हैं, दाब देते हैं, तो क्या होता है, नीचे की ओर कंप्रेस होते जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम दाब डालते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं नजदीक आते हैं, जिससे वो क्या होगा, कंप्रेस होते हैं, कंडेंस होते जाते हैं और ये सॉल्यूशन में घुलने की कोशिश करते हैं। तो हमने कम दबाव डाला तो यहाँ पर कुछ मात्रा में विलेन का निर्माण हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने W1 W2 ज्यादा दबाव दे रहे हैं ना, गैस कंपेयर फिगर ए फिगर बी में क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा दबाव दे रहे हैं, इसे हम ए भी दे देते हैं। चलिए ये आपका ए फिगर है और ये आपका बी फिगर है। ठीक है, तो ए के कंपेयर में बी में हम क्या करें, W1 और W2 ज्यादा वेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, ज्यादा प्रेशर देने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके जो मॉलिक्यूल्स है, गैस के मॉलिक्यूल्स, ये क्या कर रहे हैं, अच्छी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है और ज्यादा, तो इसका लेवल जो है देखिए वो इसके कंपेयर में इसके यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्यादा नीचे आ गए, यानी कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, गैस के यहाँ पर डिसॉल्व हो गए। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो दाब है वो गैस की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है, यानी कि ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा दाब होगा गैस की विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, समझ में आया बात? ठीक है, तो ये दो फैक्टर हैं जो इसको क्या करते हैं, सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग अब यहां पर जो है हेनरी करके एक वैज्ञानिक है, हेनरी ने क्या किया, विलेयता और दाब पर एक रिलेशन समझाने की कोशिश किया है, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। क्या कहा था उन्होंने, स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता उसके या उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। उसके मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके ये क्या है, गैस है। ठीक है, गैस के दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये जो है हेनरी का नियम है, स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता किसके, गैस के दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हेनरी ने कहा था, यानी कि टेम्परेचर यदि क्या हो, स्टेबल हो, तो गैस की जो विलेयता है द्रव में, है ना, द्रव में कितनी मात्रा में गैस घुल रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा, गैस के दाब पर, यानी कि गैस पर कितना दाब वहां पर लग रहा है, उसके वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, समानुपाती होंगे। तो इसको हम लोग इक्वेशन के बेस पर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए गणितीय अगर हम इक्वेशन की बात करें तो मान लेते हैं, माना कि, ठीक है, माना कि इकाई आयतन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो किसी इकाई आयतन में गैस की जो मात्रा है ना, यानी कि हम घोल रहे हैं विलेन में, तो गैस की जो मात्रा है, तो वहां पर गैस की जो मात्रा है, गैस की मात्रा क्या है, m है ना, गैस का मान क्या है, m है। जब विलेन बन जाता है साम्यावस्था पर, तो वहां पर उसका जो लगने वाला दाब है वो क्या है, दाब, साम्यावस्था पर जो दाब लग रहा है वो क्या है, P है। ठीक है, दाब क्या है, P है। तब उस केस में क्या बोला गया है, स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। तो हम यहाँ पर माने हैं गैस की मात्रा ये है और उस पर लगने वाला दाब क्या है, साम्यावस्था पर P है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, m प्रोपोर्शनल टू P हो जाएगा, जहां पर m उसकी मात्रा है, ठीक है, गैस की मात्रा, और यहाँ पर साम्यावस्था पर उस पर लगने वाला दाब है। ठीक है, तो m प्रोपोर्शनल टू P हो जाएगा। अगर हम इसे ब्रेक करते हैं, ठीक है, इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kp हो जाएगा। ठीक है, Kp, जहां पर K क्या है, एक स्थिरांक है, K स्थिरांक है, K क्या है, एक स्थिरांक है। अब चलिए, ठीक है, यहां तक तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसे यहां पर आप समीकरण दे सकते हैं। चलिए समीकरण नंबर 1 में इसे दे देता हूं। ठीक है, K क्या है, यहाँ पर स्थिरांक है। ठीक, अगर मैं इसे मोल फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसकी मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं इस पे, अब पूरे इस कंडीशन में, इस पूरे सिचुएशन में ताप क्या है, स्थिर है।
तापक्रम क्या है, स्थिर है। यदि हमें इसमें k का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, m अपॉन p हो जाएगा। ठीक है, k का मान यदि हमें निकालना हो तो क्या हो जाएगा, m अपॉन p यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, ये भी किस कंडीशन में है, जब ताप जो है स्थिर कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर k एक स्थिरांक है, तो इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि k का मान ज्ञात करना हो स्थिरांक का, तो यहाँ पर इन दोनों के मान से हम क्या कर सकते हैं, k का मान को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम मोल प्रभाज की बात करें, इसमें एक मोल अंश की या इसके मोल प्रभाज की बात करते हैं, तब उस केस में देखो, हेनरी के नियम में अगर हम मोल प्रभाज के बेस पर अगर हम देखें, तो किसी विलयन पे उपस्थित गैस का जो मोल अंश है, ठीक है, उसके 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 द्वारा लगाए गए आंशिक दाब के समान अनुपाती होता है। ठीक है, इसे मोल अंश के आधार पर देख रहे हैं। ठीक है, तब उस केस पे मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि उस द्रव में यानी कि उस विलयन में उपस्थित जो गैस है, उसका जो मोल अंश है, क्या है, मोल अंश। ठीक है, मोल अंश है वो क्या है, काय ए है। ठीक, अब यहाँ पर इस गैस के द्वारा जो गैस है ना, गैस का मोल अंश, वैसे ही गैस द्वारा लगाया गया दाब, लगाया गया आंशिक दाब, लगाया गया आंशिक दाब क्या हो जाएगा, PA होगा। ठीक है, P होगा, तो इन दोनों के आधार पर, ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारा हेनरी का नियम क्या कहलाता है, हेनरी का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर गैस के द्रव, है ना, ये तो हो गया आपका। ठीक है, अब मोल प्रभाज के बेस पर क्या होगा, सेम ऐसे ही होगा। किसी विलयन में गैस का जो मोल अंश होता है, उस गैस के द्वारा लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर काई ए प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, PA, जहां पर ये उस गैस का मोल अंश है, ये उसका क्या है, आंशिक दाब है। ठीक है, तब इसे हटा के देखते हैं, तो काई A इज इक्वल टू K डैश हो जाएगा, वहां पर K रहेगा तो यहाँ पर K डैश, ये हो जाएगा PA। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर K का आंशिक दाब का मान निकालूं तो K को इस तरफ ट्रांसफर करता हूं, तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन K डैश इंटू काई A। ठीक है, काई A हो जाएगा। अब चूंकि मुझे पता है, हम जानते हैं क्या, कि लोग जानते हैं क्या, 1 बाई के डैश इज इक्वल टू के एच होता है। यहाँ पर के डैश एक तरह का स्थिरांक है, यहाँ पर के क्या है, एक स्थिरांक है, जो के एच जो है क्या है, हेनरी स्थिरांक है। क्या है, हेनरी स्थिरांक होता है। ठीक है, हेनरी स्थिरांक होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पी ए 1 अपॉन के डैश की जगह क्या लिख लेंगे, के एच लिख लेंगे, और यहाँ पर आपका टाइप, ये वाला जो मान है वो क्या हो जाता है आपका मोल प्रभाज के लिए हेनरी का जो वैल्यू। तो यहाँ पर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, उस गैस द्वारा लगाया गया आंशिक दाब उस गैस के मोल अंश और हेनरी स्थिरांक के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, जहां पर हेनरी का जो मान होता है, हेनरी स्थिरांक जो होता है, उसे हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, वायुमंडल से प्रदर्शित करते हैं ATM बार, या फिर के बार से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका है, के एच का जो है इन संकेतों से हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि हेनरी का जो नियम है, ठीक है, वो मोल प्रभाज के आधार पर कुछ इस तरीके से हम पर, ठीक है। अब हेनरी का नियम की कुछ लिमिटेशंस है, तो सीमाएं उसके क्या है, तो हेनरी का जो नियम है वो तनु विलयन के लागू होता है, जिस पर विलय की मात्रा यानी कि गैस की मात्रा क्या है, काफी कम है। यदि उसमें गैस की मात्रा यानी विलय का ज्यादा है किसी विलयन पे, तो ये जो है पूरी तरीके से लागू नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा इसका जो लिमिटेशन है वो क्या होता है, जहां पर क्या होता है, दाब कम हो, ठीक है, और ताप ज्यादा हो, उस कंडीशन पर क्या होता है, हेनरी का नियम अच्छे से वर्क करता है और नहीं करता। ठीक है, तो ये मेन उनकी दो लिमिटेशंस हैं। और एक और लिमिटेशंस है, यहाँ पर जो गैस के जो कण है, ठीक है, वो विलायक के साथ में
संयोजित भी नहीं होने चाहिए और ना ही वियोजित होने चाहिए। तो उस केस में यहाँ पर क्या करता है, हेनरी का नियम लागू होता है, अदरवाइज हेनरी का नियम वहां पर अप्लाई नहीं होता। ये उसकी क्या है, कुछ लिमिटेशन है। ठीक है,